नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का। हेलो मनी नाइन, मेरा सवाल है मैं हूं विपुल सिंह। और बाजार के अंदर जिस तरीके की गिरावट देखने को मिल रही है, बहुत सारी आशंकाएं, बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारा डर लेकर के आ रही हैं। आज जो है जिस तरीके से बाजार टूटा है, बाजार गिरेगा ये तो उम्मीद थी, लेकिन ऐसा गिरेगा ये शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इस समय अगर हम देखें तो 1.25 नीचे इस समय निफ्टी कामकाज करता हुआ 22,030, 22,200 एक महत्वपूर्ण सपोर्ट माना जा रहा था। और हम देख रहे थे जब भी बाजार उसे तोड़ रहा था उसके बाद से रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन आज ऐसा दिखाई नहीं दिया। और न सिर्फ 22,200, 22,100, और एक समय तो ऐसा लग रहा था क्या 22,000 का स्तर भी टूट जाएगा। 22,030 का लो लगाने के बाद 22,052 ये मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है। पूरी तरीके से इस समय बियर जो है वो बुल्स पर हावी होते हुए 1864 शेयर ऐसे हैं एनएससी पर जो कि गिरावट में है। महज 528 शेयरों में इस समय बढ़त देखने को मिल रही है। अब क्या करें इस गिरावट के अंदर? क्या मतलब पूरी तरीके से कैश पर आ जाना चाहिए? क्या ये गिरावट और गहराएगी? और क्यों ये आखिर में ये गिरावट आ रही है? क्या चुनावी नतीजों को लेकर के बाज़ार के मन में आशंकाएं हैं? इन तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। और जिस तरीके से आज दबाव देखने को मिल रहा है क्रॉस द सेक्टर, खासतौर से ऑयल एंड गैस सेक्टर हो, बैंकों में दबाव देखने को मिल रहा है, मेटल शेयरों की चमक जो है वो फीकी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, रियल्टी में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो क्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं कि आज गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ी बहुत रिकवरी, अच्छी तेज़ी जहाँ पर देखने को मिल रही है वो देखने को मिल रही है ऑटो क्षेत्र के अंदर। और इसके अलावा जहाँ वहाँ पर चुनिंदा शेयरों में जहाँ पर कि नतीजे अच्छे आए हैं या कुछ खबरें हैं, इन पर भी बातचीत करेंगे बर्निंग स्टॉक्स के ऊपर। साथ ही साथ वाह क्या आईपीओ है में, क्या अगर सेकेंडरी मार्केट परफॉर्म नहीं कर रहा है तो क्या प्राइमरी मार्केट से उम्मीद लगानी चाहिए? आईपीओ बाजार में कहाँ पैसे बन सकते हैं, इस पर भी बातचीत होगी। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, चुन चुन के हमारा खास सेगमेंट भी होगा। लगातार हमारे साथ बने रहिए और आज के खास मेहमान को आपसे रूबरू कराते हैं। और मनी नाइन के मंच पर वो पहली बार आ रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। लवलेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं बाजार विशेषज्ञ के तौर पर। लवलेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस मंच पर आने के लिए। उम्मीद करते हैं आगे भी आपका अनुभव अच्छा रहेगा और हमारे तमाम दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए आप आते रहेंगे। सबसे पहले तो जिस दिन आप आए हैं उस दिन बाजार के अंदर इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, तमाम दर्शक घबराए हुए हैं। कार्यक्रम शुरू होने से पहले बहुत सारे सवाल आ चुके हैं। आपकी राय क्या होगी सर? ये बाजार क्या आप डरा रहा है? किस बाजार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? नमस्कार विपुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वागत करने के लिए और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और वैसे मैं मनी नाइन पे पहले एक बार आ चुका हूँ 2021-2022 में भी। देखिए, जिस मुकाम पर अभी मार्केट है वहां पर हम एक सबसे बड़ा इवेंट देख रहे हैं एक इकोनॉमी, एक कंट्री के लिए, और वो रहेगा चुनाव। और जो जनरल इलेक्शन चल रहा है, हमने पिछले 2014-2019 में देखा था कि विक्स का उच्चतम स्तर कभी 30 से लेकर कभी कभी 36 तक के गया है 2014 में, जबकि 2019 में वो 30 तक के लेवल्स पे गया था। इंडिया विक्स में कंटिन्यूसली तेजी आई है। उसने पिछले कुछ ही दिनों में अपना सबसे निचला जो लेवल था वो छुआ था, जो करीब 10 तक का था। अब इंडिया विक्स वापस से हमको ऊपर 17 देखने को मिल रहा है। मेरे ख्याल से वोलैटिलिटी और थोड़ी सी अस्थिरता रहेगी आने वाले समय में, जब तक कि हम चुनाव के अंतिम पड़ाव पर नहीं पहुंचते हैं। हमको ये एक वोलैटिलिटी का अनुभव जो है और लेवल जो है वो थोड़ा बहुत सताता रहेगा शॉर्ट टर्म निवेशकों के लिए। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशकों को, तो मेरे ख्याल से कोई चिंता नहीं है। जहां तक के लेवल्स की बात करते हैं, तो निफ्टी एक अपवर्ड चैनल में है। अगर आप टेक्निकली देखें, और आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, दिसंबर 2023 से ये चैनल अपवर्ड कंटिन्यूसली चल रहा है। नीचे में हमें ये हायर लोज बनाते जा रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। अब जो मुझे लेवल नीचे में सपोर्ट पे दिख रहा है वो साइकोलॉजिकली आप 22,000 हम बोल सकते हैं। और स्पेसिफिक अगर प्राइस की बात करें तो 21,950 से 21,970 पर ये जो बिकवाली जारी है पिछले कुछ दिनों से, ये रुकनी चाहिए। बाजार यहाँ पर ठहरता है तो हमें थोड़ा सा एक कूल ऑफ देखने को मिलेगा, थोड़ी सी एक रिबाउंड देखने को मिलेगा। 21,950 के नीचे ही अगर हम क्लोज होंगे तो मैं मानूंगा कि हम और डीपर लोअर लेवल तक जा सकते हैं। फिर तो 21,500 तक के लेवल्स भी खुले। और अगर 21,900 21,950 से मार्केट में थोड़ा सा भी एक तेजी आती है तो वापस हम ये चैनल का कंटिन्यूएशन करेंगे और वापस से बाजार को 22,500 से लेके 22,700 आने वाले 3 से 4 हफ्ते में देखेंगे। जी,
तो यहाँ पर 21,970, 21,950 ये स्तर हैं जो आपको नज़र पे बना करके रखनी चाहिए। जब ये टूटेंगे तो फिर और गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि उम्मीद है लवलेश जी की कि यहाँ से जो है रिकवरी आनी चाहिए। बड़ी संख्या में दर्शकों के प्रश्न आ रहे हैं और कार्यक्रम शुरू होने से पहले ही बहुत लोगों ने अपने सवाल भेजे हैं। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के सवाल शामिल करने के लिए। पहला प्रश्न यूट्यूब पे हमारे दर्शक हैं आलोक पारिक जी, जो कि गुजरात से हैं। कह रहे हैं हेलो मनी 9, विपुल सर को मेरा नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सर। कह रहे हैं एमएमटीसी के शेयर मैंने लिए हुए हैं, 1,000 शेयर इनके पास हैं, 88 रुपये के भाव पर इन्होंने लिए हैं। कह रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए। सर पूरे पीएसयू क्षेत्र में हमने देखा कि काफ़ी शानदार रैली देखने को मिली थी, लेकिन अब जो है हम देख रहे हैं कि दबाव बढ़ता हुआ 88 पे लिए हैं, 70 पे आ चुका है शेयर। और इसमें थोड़ा गिरावट पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली अच्छी खासी, 5 दिन में 7% करेक्ट हुआ है। और वहीं अगर हम देखें पिछले 1 महीने के अंदर भी यहाँ पर जो है सुस्ती ही देखने को मिल रही है। अभी क्या सलाह रहेगी? 18 रुपये के नुकसान पे हैं पर शेयर। देखिए, एमएमटीसी का जो शेयर है उसमें अगर हम फंडामेंटली भी देखें और पिछले कुछ महीनों के उसका प्राइस पैटर्न भी देखें तो एक यूफोरिया आया था। स्टॉक 66 65 65 के लेवल से ये काफी ऊपर तक भी गया था। मुझे लगता है जब तक ये स्टॉक 65 64 के लेवल, जहां पर हमने सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखी थी इसके मार्च और फरवरी महीने में, जब तक कि ये उसके लेवल ऊपर है, मुझे लगता है कि आपने वर्स्ट जो नीचे प्राइस था वो देख चुके हैं। तो आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं ऑन अ सेफर साइड। बहुत ही कंजर्वेटिव मैं आपको सपोर्ट बताऊंगा जो 61 रुपीज का रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो आप एग्जिट कर सकते हैं। जब वापस उछाल है मेरे ख्याल से आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो एक रिजल्ट आया था वो लॉस में ही था। और काफी कुछ इसमें वॉल्यूम कभी कभी ड्राई हो जाता है और कभी कभी एकदम लिक्विडिटी भी बढ़ जाती है। जी। तो स्टॉक इनलिक्विड होने की वजह से कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये सर्किट पे चलेगा और एएसएम सर्वेलेंस में चले जाएगा, तो वहां पर आपकी जो पूंजी रहेगी वो भी फंस सकती है। तो अगर काफी शॉर्ट टर्म नजरिया है तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक से निकल जाना बेहतर रहेगा ऊपर के लेवल पे। और नीचे में जब ये 61 का लेवल तोड़ता है तो वहां पर तो आपको निकलना ही रहेगा, वो आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। तो छोटी अवधि का नज़रिया है तो निकल जाइए सर, ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। और फिर नीचे आएगा दोबारा आप ऐड कर सकते हैं, जो लेवल बताए गए हैं उनका आप ध्यान रखिए। चलिए हमारे साथ कुणाल कुमार जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कुणाल जी को नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार कुणाल जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? बस सर बढ़िया है। मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर, नवादा जिले से। बिहार नवादा से बोल रहे हैं। चलिए ये अच्छी बात है कि आजकल हमारे बिहार से बहुत ज़्यादा दर्शक जुड़ रहे हैं, खासतौर से नवादा जिले से। बताइए सर क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न है वेल्सपन लिविंग पे कि मेरा 140 का बाइंग है सर। जी, आप 140 का जी 200 शेयर है। अच्छा, क्या नज़रिया है सर आपका? सर ये सर देख रहे हैं पिछले 10 दिनों से सर ये गिरता ही जा रहा है। और बस वही सर प्रॉफिट हो जाए किसी तरह से। क्या सोच के लिया था आपने, मतलब कोई खास वजह? नहीं सर, वजह यही था कि ये टेक्सटाइल का था तो ये बढ़िया कर रहा था सर। उधर जो पीछे हम इसको बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा सर। लेकिन जानते हैं समस्या क्या होती है, जब भी आप खरीदे तो एक बार देख लेंगे पिछला प्रदर्शन कैसा रहा है। अगर शेयर बहुत ज़्यादा चल चुका है तो बिल्कुल पीक पर के आसपास लेना थोड़ा सा बुद्धिमानी जो है वो नहीं रहती है। हालांकि शेयर ने काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है निश्चित रूप से आप कह रहे हैं कि साल भर में अगर हम देखें तो यहाँ पर 40-45% का रिटर्न आया, लेकिन 45-50-60 के आसपास जाके थक चुका था और उसके बाद से एक दायरे में ही है। और उसी दायरे में आपने जो है जाके ख़रीदा है और अब इसमें जो है थोड़ा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लवलेश सर आपसे आपकी राय जानना चाहेंगे, क्या सलाह रहेगी इनके लिए? और अभी थोड़ा सा परेशान लग रहे हैं और कह रहे हैं खाली मुनाफा आ जाए, तो नुकसान ज़्यादा नहीं है, तो क्या एक बार के लिए नुकसान बुक करना चाहिए या प्रॉफिट के लिए वेट करना चाहिए? जी देखिए, 140 पे इनकी खरीदी है विपुल जी। स्टॉक अभी 139 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक अपने 2021 के हाई पे अगर आप देखें तो 2021 में सितंबर में इस स्टॉक ने 170 का एक हाई टच करा था और उसी पे कंसोलिडेट करा था। पर पिछली बार करेक्शन काफी डीपर भी हो गया था और 2021 में हमने एक टॉप भी बनाया था मार्केट में और मार्केट साइडवेज हुआ भी था प्राइस वाइज और टाइम वाइज। जहां तक कि करंट लेवल्स पे बात है, वेल्सपन में मैं सलाह दूंगा कि आप 131 का स्टॉप लॉस रखिए। स्टॉक अच्छी बात यह है कि इस बार कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल के आसपास सिंस नवंबर 2023 से।
ये 165 से लेके 131 की एक ब्रॉडर रेंज में है। तो आप 131 का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। इस स्टॉक में अगर खरीदारी आएगी या नया वॉल्यूम हमको या मनी फ्लो देखने को मिलेगा, तो मेरे ख्याल से 165, जैसा विपुल जी ने भी बोला, वो लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये 165 का लेवल तोड़ता है तो आपको स्टॉक में फिर से एक मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब हमें एक ट्रेंड फॉलोइंग जो नेचर होता है, एक कंटिन्यूस हायर हाई हायर लो, वो देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल तो आप होल्ड करिए 131 के लेवल तक। आपको इस स्टॉक में एक रिबाउंड वापस मिलेगा। 165 अगर टच करता है या उस स्तर तक जाता है तो आप बने रहिएगा इस स्टॉक में 165 के ऊपर, और हमको इसमें खरीदारी देखने को मिल सकती है। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं जिन्होंने व्हाट्सएप का माध्यम चुना हुआ है। आयांश प्रकाश जी कह रहे हैं, विपुल सर प्रणाम। आपको भी प्रणाम सर। कह रहे हैं सर आज मेरा सवाल जरूर लीजिए, 5 दिन से मेरा कोई सवाल नहीं लिया जा रहा है। बिल्कुल, आज शामिल कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर इनका प्रश्न है सर, और कह रहे हैं कि 1608 रुपये पे मैंने ख़रीदा हुआ है 40 शेयर, अभी मुझे क्या करना चाहिए। 1608 पे इन्होंने लिया हुआ है, 1645 का भाव है, प्रॉफिट में है यहाँ पर ये, लेकिन फिर भी इनके मन में आशंका है बाज़ार की गिरावट को देखते हुए कि अब क्या करना चाहिए। ऊपर के भाव भी इन्होंने देखे हैं, इसलिए शायद ज़्यादा डरे हुए हैं। एक महीने में करीब 7-7.5% का निगेटिव रिटर्न यहाँ पर, पिछले 6 महीने में 5.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है कोटक महिंद्रा में। पूरे साल में जो है अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। 16% का ओवरऑल जो है निगेटिव रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर कोटक महिंद्रा बैंक को लेकर के? खबरें आई थी, निगेटिव खबरें थी, और उसके बाद से शेयर उभर नहीं पाया। जी बिल्कुल, देखिए दो चीज थी। पहला तो इवेंट ड्रिवन डिक्लाइन था, जिसे हम बोलते हैं कि एक कोई न्यूज आई, उसके बेसिस पे एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ और प्राइस ने गैप, बहुत बड़ा गैप बनाकर ऑलमोस्ट 1800 से 1700 तक के एक गैप बनाया उसने, और उसके नीचे क्लोज हुआ। अच्छी बात यह है कि हम इसको बोल सकते हैं कि नीचे जो 1550 1540 का जो लेवल बना है कोटक बैंक में, वो मेरे ख्याल से शॉर्ट सेलर्स, या आप बोल सकते हैं काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। क्योंकि जैसे अंडर परफॉर्म तो कर रहा है ये काफी कुछ 2020 से, ऑलमोस्ट एक साइडवेज रेंज है। पर अच्छी बात ये है, ये इस पूरी साइडवेज रेंज के लोअर पार्ट पे है, और वहां पर सपोर्ट बनाकर एक तरह से आइलैंड रिवर्सल पैटर्न में बोल सकता हूँ, जिसके दोनों तरफ हमको चार्ट पे गैप दिख रहा है। तो मेरे ख्याल से ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। आप होल्ड करिए। कोटक बैंक एज अ बैंक काफी अच्छा बैंक है। इवेंट ड्रिवन एक डिक्लाइन था, एक न्यूज आई थी, एक इनका क्रेडिट कार्ड डिवीजन के ऊपर रोक लगाई थी, तो उस वजह से सेलिंग प्रेशर आया था। बट मेरे ख्याल से बैंक काफी अच्छा है, उससे रिकवर कर सकता है। ऊपर में ये बैंक वापस से 1750 1790 के लेवल्स तक के वापस जा सकता है। बने रहिए। आपने काफी कुछ, सबसे एक्सट्रीम जो प्राइस था, सबसे निचला स्तर, वो देख चुके हैं। तो मेरी होल्ड करने की सलाह रहेगी। होल्ड कीजिए सर अभी आप। ये आपके लिए फिलहाल सलाह निकल करके आती हुई। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे अगले दर्शक। नितिन जी को नमस्कार। विपुल जी नमस्कार। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। मैं धन्यवाद ज्यादा सर। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दी एफर्ट्स। Thank you, विपुल जी, मेरा सेंट्रम कैपिटल के बारे में सवाल है। मेरे पास 20,000 शेयर्स हैं 40 रुपए पे। जी। और मेरा नजरिया जो है 2-3 महीने का है। अच्छा। आप बताएंगे इसका टारगेट क्या है? बिल्कुल बिल्कुल सर। 40 पे आपने लिए हैं, 39 का भाव है। आज जो है थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, 4% से ज़्यादा का करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि शेयर पे अगर हम बात करें तो अच्छे रिटर्न देखने को मिले हैं। पिछले 6 महीने में करीब 46-47% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। आपका नज़रिया 2-4 महीने का है। सर क्या सलाह रहेगी आपकी? 2-4 महीने के लिए ही इन्होंने ये शेयर ख़रीदा है। इस क्षेत्र से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं उनके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो हमने देखा डीमैट अकाउंट काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी सेंट्रम कैपिटल को लेकर के? 2-4 महीने का ही नज़रिया है, नुकसान ज़्यादा नहीं है। नहीं, बिल्कुल। इस पूरे क्षेत्र में हमने काफी अच्छी तेजी देखी है, स्पेशली ब्रोकिंग और फाइनेंस में जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कंपनीज हैं, उनमें काफी अच्छा एक उछाल आया है। भले वो हम दूसरे ब्रोकिंग स्टॉक ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल एबी स्टॉक। आपने जो सेंट्रल कैपिटल का खरीदी है, वो उसमें बस ये एक तकलीफ है नितिन जी, कि थोड़े से उच्चतम स्तर पे खरीदी है। 40 इसका काफी उच्चतम स्तर है, जो इसके फरवरी 2024 के लेवल से मैच करता है। वो एक रेजिस्टेंस भी है। अगर आपका नजरिया 2 से 3 महीने का है, तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए तो वो 32 से 33 रुपए के आसपास मिलनी चाहिए। वहां पर ये स्टॉक लिक्विडेटिव बन जाता है। नो डाउट स्टॉक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। 2023 में जो इसने बॉटम बनाया, ऊपर एक रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट भी दिया है।
ऊपर में हायर टारगेट इस स्टॉक के 55 से 54, 55 से 54 रुपए तक के ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, तो मेरा सलाह यही रहेगी कि अगर ये नीचे 32-33 के लेवल पर अगर मिलता है तो इसमें खरीदारी कर सकते हैं। फिलहाल इसको आप एग्जिट करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि काफी हायर लेवल्स पे आपकी बाइंग है। तो एग्जिट कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं सुनील बिश जी, कह रहे हैं कि वो सर इस हफ्ते पूरा जो है हफ्ते जो है बाजार गिर रहा है, कहाँ से रिकवरी आएगी। पहला प्रश्न ही यही था सर लवलेश जी से, और लवलेश जी ने जो लेवल बताए हैं उसका आप ध्यान रखिए, और एक बार फिर से थोड़ा सा जब कार्यक्रम ख़त्म हो जाए तो पहले प्रश्न पर गौर कीजिएगा, आपको आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो मिल जाएगा। और सर अक्षय कुमार जी का प्रश्न लें उससे पहले एक ऐसा सेक्टर जिस पर कि हम लगातार बात कर रहे हैं और आज भी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो एक एक करके नाम लेकर के सवाल पूछने से अच्छा है मैं आपसे इन जनरल पूछूं, पावर क्षेत्र को लेकर के आपकी राय क्या है, खास तौर से एनएचपीसी जो कि एक बार लग रहा था कि रिकवरी मोड में आ रहा है, 100 के ऊपर गया और वो फिर अब दोबारा आज करेक्शन है 95 पे आ गया। एक इरेडा जिसमें कि हम देख रहे हैं कि आज भी 2% के आसपास की गिरावट है, उसमें कल खबर भी आई थी आरबीआई की तरफ से जो एक्शन लिया गया उसकी वजह से गिरावट देखने को मिली थी, 2 दिन पहले खबर आई थी और फिर रिकवरी भी आई क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मैनेजमेंट की तरफ से आया, उसमें आरईसी, इरेडा, पीएफसी जैसे शेयर शामिल थे। और एक टाटा पावर जिसके कल रिजल्ट आए हैं। ये पावर क्षेत्र पर ओवरऑल व्यू क्या है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है लेकिन बाजार की स्थिति ऐसी है कि शेयर चलने को अब राजी नहीं। बहुत सारे लोगों ने हायर लेवल पे भी खरीदा क्योंकि लगातार रिकमेंडेशंस पॉजिटिव आ रही थी। तो क्या लॉन्ग टर्म व्यू आपका निकल के आ रहा है खासतौर से एनएचपीसी और इरडा जैसे शेयरों पर, और टाटा पावर पे भी आपकी टिप्पणी इसलिए जाना चाहेंगे क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए हैं और रिजल्ट्स उम्मीद पर उतने खरे नहीं उतरे और बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेस ने डाउनग्रेड भी किया है। देखिए, जहां तक कि हम पावर सेक्टर की बात करें, टाटा पावर हुआ, इरडा हुआ और दूसरे स्टॉक्स, स्पेसिफिकली अगर मैं यहाँ पर बात करूँ टाटा पावर की, तो स्टॉक में काफी अच्छा एक रनअप देखने को मिला। ये वो स्टॉक था जिसने 2020 के बाद काफी एक अच्छा रिटर्न दिया था, स्टॉक साइडवेज हुआ। अब इसने जो फ्रेश ब्रेकआउट दिया 2023 में, तो स्टॉक काफी अच्छे अपट्रेंड में है। नो डाउट स्टॉक में काफी कुछ री रेटिंग आएगी, करेक्शंस आएंगे, क्योंकि जो चीज हमको कुछ महीने पहले 200 रुपए की मिल रही थी वो 400 रुपए की है। तो यहाँ पर 2x रिटर्न तो ऑलरेडी स्टॉक ने दे चुका है। तो ये जो करेक्शन है ये प्राइस वाइज करेक्शन है। मेरे ख्याल से पावर सेक्टर पे अगर हम पूरा एक जनरल व्यू ले तो ये थीमेटिक प्ले हो रहा है। ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म आने वाले 1-2 महीने 3 महीने की नहीं, आने वाले कुछ सालों की बात है, जहां पर हम स्पेसिफिकली पावर सेक्टर पे एक आप बोल सकते हैं कि एक अनवाइंडिंग देख रहे हैं वैल्यू बायस की। इसलिए जितने भी स्टॉक है, भले ही वो टाटा पावर हुआ, इरडा हुआ और दूसरे अदानी पावर जैसे स्टॉक्स, उनमें हम इतनी बाइंग देख रहे हैं। आई थिंक टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज करेक्शन जो है नीचे टाटा पावर में, वो मेरे ख्याल से 397 से लेकर 401 के लेवल तक के एक्सट्रीमली जा सकता है। स्टॉक नो डाउट अप ट्रेंड में है। आरएस लाइन जो अगर हम इसकी देखें निफ्टी के एज कम्पेयर टू, वो भी काफी अच्छी है। आरएसआई जो है अभी ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, रह सकता है ओवरसोल्ड टेरिटरी में। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर कोई पावर स्टॉक पे बेट लगाना भी चाहता है तो करेक्शन को आने वाले कुछ दिनों में खत्म होने दीजिए। टाटा पावर अगर आपको 397, 400 के लेवल पर मिलता है तो इसको फिर से ऐड कर सकते हैं। अपसाइड इसमें बना हुआ है स्टॉक में। ऑन द हायर साइड इसमें टारगेट वापस से 470 से 475। बस आपका नजरिया आने वाले शॉर्ट टर्म का कुछ महीने का होना चाहिए, ना कि 1 से 2 हफ्ते का। 1 से 2 सर, इसी तरह की राय जरा एनएचपीसी पे भी अगर आप दे देते तो बड़ा अच्छा रहता। लेवल्स क्योंकि बहुत लोग जानना चाह रहे हैं। बहुत लोगों ने जब नीचे आया 78-80 पे तब लिया, बहुत लोग ऊपर पे फंसे हुए हैं 110 के आसपास, और कुछ लोगों ने अभी लेना शुरू किया। और क्योंकि टारगेट यहाँ पे बहुत सारे टेक्निकल एनालिस्ट की तरफ से 120 तक के निकल के आए थे, आज 95 पे आ गया, 3.5% नीचे। क्या करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं? अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखिए, ये जो एक आपको चार्ट पे अलग से दिखेगा, फेब्रुवरी में जो स्टॉक में वोलेटिलिटी आई थी, जो एकदम 114 से लेके 80 तक के लेवल स्टॉक ने मुश्किल से 5 या 6 दिन में इतनी वोलेटिलिटी में अचीव करे थे। तो ये वोलेटिलिटी में काफी एक बहुत बड़ा एक्सपांशन था प्राइस में। वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी हुआ था, वॉल्यूम में भी देख सकते हैं कि काफी कुछ वहां पर उच्चतम स्तर पर सेलिंग भी हुई थी। तो इसलिए जब भी ये स्टॉक ऊपर 102 से लेके 101 के लेवल्स तक को छूता है तो वहां पर हमको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। हम इसे बोल सकते हैं कि प्राइस मेमोरी हो सकती है ट्रेडर्स की, और जी उस लेवल्स पर सेलिंग ऑब्वियसली हमको देखने को मिल रही है। अगर ठीक। किसी को फ्रेश बाइंग भी करनी है
मेरे ख्याल से 90 के बिलो लेवल्स पर आप कर सकते हैं। स्टॉक नो डाउट अप ट्रेंड में है, अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर से आता है, बट 90 के नीचे के लेवल्स पे मैं प्रेफर करूंगा एनएचपीसी में बाइंग करना। 90 के नीचे अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो खरीद कर ले सकते हैं। हाँ, जिनके पास है वो होल्ड करें, नज़रिया एक हफ्ते का 2 हफ्ते का मत रखें। और ये हम लगातार कह रहे हैं कि बड़े बड़े इवेंट आ रहे हैं तो थोड़ा सा अब नज़रिया आपको लंबा रखना पड़ेगा। और इस बीच खाली यूट्यूब के माध्यम से हमारे पास 625 से ज़्यादा दर्शक लाइव देख रहे हैं हमें। इसके अलावा हमारे फेसबुक, हमारे मनी 9 के ऐप पर भी बड़ी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा लोगों से हो सके वो इस कार्यक्रम को पहुंचाइए, खासतौर से इस गिरावट में कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन आपके पास ना पहुंचे। खासतौर से टेलीग्राम के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों तक मिस इन्फॉर्मेशन पहुँच रही हैं। तो कोशिश कीजिए सही जानकारी लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मनी 9 का परिवार और वृहद हो सके। तो अपने दोस्तों, अपने कलीग्स, अपने मित्रों को जो है ये लिंक जो है वो फॉरवर्ड कीजिए। इस बीच अक्षय कुमार जी का सवाल ले लेते हैं, काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं। कह रहे हैं विपुल सर और लवलेश सर को मेरा नमस्कार। नमस्कार आपको भी अक्षय कुमार जी। और बीईएल और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में ये निवेश करना चाहते हैं, इस पर लवलेश सर से टिप्पणी हम चाहते हैं। तो लवलेश सर ये आपके प्रशंसक हैं और बीईएल और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में फ्रेश निवेश करना चाहते हैं। अच्छा सर, ये एक बात मैंने देखी है कि लोग अभी भी रिटेल निवेशकों के अंदर वो डर नहीं लगता है जैसे पहले देखा करते थे हम लोग 2008-2010 के आसपास। लोग अभी भी गिरावट में कोई खरीदारी का मौका मान रहे हैं। इसको कितना पॉजिटिव मानते हैं भारतीय बाज़ारों के लिए, खासतौर से जो एसआईपी के ज़रिए सपोर्ट मिलता है? पहले हम देखते थे एफआईएस की तरफ से बिकवाली आती थी, बाज़ार बिखर जाते थे भारतीय बाज़ार। अब तब भी स्थिरता दिखाते हैं, अभी भी लोग खरीदने के लिए कह रहे हैं। आपको क्या सलाह रहेगी इस पर? और बीईएल और हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन में फ्रेश एंट्री कहाँ करनी चाहिए? जी, बहुत एक अच्छा सवाल पूछा आपने। रिटेल की बाइंग और निचले स्तर पे भी वो खरीदना चाह रहे हैं, स्टॉक उच्चतम स्तर पे भी हो तो लोग निवेश कर रहे हैं। इसमें दो चीजें काफी महत्वपूर्ण रही है। पहला, हमारी जो डिपेंडेंसी थी ऑन एफआईआई वो काफी रिड्यूस हुई है। अगर मैंने एक डेटा के हिसाब से बढ़ूँ तो एफआईआई और डीआई का आप डेटा उठाकर देखें और कंक्लूसिव इनका इन्वेस्टमेंट देखें ईयर वाइज और उसमें रिटर्न, मेरे ख्याल से पिछले 4 से 5 साल में आप देखेंगे डीआईआई का पर्सपेक्टिव और कॉन्फिडेंस और इंडियन मार्केट ज्यादा अच्छा रहा है। और जब जब उन्होंने ज्यादा निवेश करा है डीआईआई से, जबकि एफआईआई से, और जब वो सेलर रहे तो निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इनफैक्ट 2021 की रैली, 22 की रैली में मेरे ख्याल से डीआईआई का कन्विक्शन ज्यादा अच्छा था एज कम्पेयर टू एफआईआई। तो वो बात है। और दूसरा बात, जो एक इक्विटी फ्लो हो रहा है एसआईपीज में, बीच में आपने देखा होगा बहुत से फंड हाउसेस ने भी न्यू सब्सक्रिप्शंस या न्यू आप बोल सकते हैं कि निवेशक को लेना बंद कर दिया था। बहुत से फंड हाउसेस ने अपना फंड नए निवेशकों की सिर्फ इसलिए बंद करा था क्योंकि उनके पास जो लंप सम अमाउंट ऑफ कैश है अभी, एंड इसको इन्वेस्ट करना, उसको चर्न करना, तो ये काफी एक बहुत बड़ा अनलॉकिंग हो रही है स्पेसिफिकली म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में। और तीसरा एक पॉइंट मैं ऐड कर दूंगा कि लोग अब लार्ज कैप तक सीमित नहीं है। जो फोकस है रिटेल का, वो काफी कुछ जो 2008-2012 में एक हम निफ्टी 50 पे फोकस करते थे लार्ज कैप, वो अब मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी जा रहा है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि ये वो स्पेसेस है जो अच्छा रिटर्न देते हैं और आउट परफॉर्म करते हैं अगर इनको होल्ड करे तो मेरे ख्याल से ये कंटिन्यूइंग फैक्टर है जो हमको सीधा सीधा दर्शा रहा है कि मार्केट का पोटेंशियल आने वाले कुछ सालों में बहुत प्रॉमिसिंग है। जहां तक के इनका क्वेश्चन है बीईएल का, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक है मेरे ख्याल से 125 से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ स्टॉक को। कंटिन्यूस वॉल्यूम है, अच्छा मोमेंटम है स्टॉक में। अगर आपको बाइंग करनी है, आपका निवेश का मेरे ख्याल से थोड़ा सा नजरिया आने वाले कुछ महीनों का रहना चाहिए। 212 से 210 जो इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई रहा है मार्च 2024 का, वो काफी अट्रैक्टिव लेवल है। 215 से 210 के लेवल्स पर आप बीईएल में निवेश कर सकते हैं। स्टॉक लीनियर सेक्युलर अप ट्रेंड में है और मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, तो वो एक लेवल रहेगा जो आप बीईएल में देख सकते हैं। दूसरा आपका जो क्वेश्चन था एचसीसी का, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का, स्टॉक में मल्टीपल रेजिस्टेंस है इसमें सर। 45 का लेवल इस स्टॉक में 2016 में भी एक रेजिस्टेंस का काम करा है, 2014 में भी रेजिस्टेंस का काम करा है। नो डाउट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है
तो एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है, जैसा कि अभी हमने अमर राजा बैटरी में देखा, या कुछ सालों पहले हमने भारतीय एयरटेल में देखा था 600 के लेवल के ऊपर जो ब्रेकआउट आया था, आज स्टॉक 1300 प्लस के लेवल्स पे। तो अगर इतना लंबा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता है तो वो शॉर्ट टर्म नहीं होते हुए एक लॉन्ग टर्म पिक बन जाता है। एससीसी में अगर आपको निवेश करना है और तो मेरा सजेशन यही होगा, 45 का लेवल ब्रेक हो तब कर सकते हैं, या नीचे आपको 27 का लेवल मिले, 27 से 28 रुपए का, तो निवेश कर सकते हैं। कंडीशन यही कि आपका नजरिया 6 से 12 महीने का होना चाहिए, ताकि आप एक बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टमेंट में बना सकें। बिल्कुल, तो ये राय आपके लिए निकल करके आती हुई अक्षय जी, और काफ़ी विस्तार पूर्वक आपको उत्तर मिला है। उम्मीद करते हैं आप संतुष्ट होंगे। नेहा आर्या जी कह रही हैं कि सर एमआरपीएल के 170 लिए 70 शेयर इनके पास हैं, 222 रुपये 80 पैसे के भाव पर लिया था, ट्रेडिंग के लिए लिया था, अभी क्या करना चाहिए? ट्रेडिंग के लिए मैम जब भी कोई शेयर लीजिए तो एक बात का ध्यान रखिए कि एक स्टॉप लॉस जो है वो आपको अवश्य रखना चाहिए। अभी 214 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इन्होंने 222 पे लिया हुआ है, 222.80 पे लिया हुआ है, तो अभी ज़्यादा नुकसान में तो नहीं है। लेकिन नज़रिया चूँकि शॉर्ट टर्म का है, तो क्या शॉर्ट टर्म के लिए ये शेयर रखने लायक है अभी? क्योंकि बाज़ार का मूड थोड़ा सा ख़राब है, 3-3.25% आज गिरावट है एमआरपीएल के अंदर। देखिए, मैं एक बात यहाँ पर क्लियर कर दूं नेहा जी, विपुल जी, कि जब भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बात करते हैं तो मार्केट में अगर 1-2% की गिरावट आती है तो वो इंडिविजुअल स्टॉक की वोलेटिलिटी को मैग्नीफाई कर देती है। उनको लगता है कि मार्केट 1-2% गिरा, बट स्टॉक्स में वो गिरावट 5 से 10% हो जाती है, अगर गिरावट काफी हाई है या सेलिंग प्रेशर काफी हाई है तो इसमें मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा। आपका शॉर्ट टर्म नजरिया था, तो हमको शॉर्ट टर्म लॉस और शॉर्ट टर्म प्रॉफिट दोनों को सेम व्यू रखना चाहिए। 204 का स्टॉप लॉस रहेगा। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है तो मेरे ख्याल से स्टॉक में और डीपर करेक्शन आ सकता है 187 188 के लेवल्स तक। तो 205 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, और अगर वापस ऊपर आता है तो मेरे ख्याल एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक साइडवेज है, अप ट्रेंड है बट साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसा हुआ है। ठीक। इस बीच रवि सिंह राजपूत जी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि सर जॉब छोड़ करके क्वेश्चन कर रहा हूं, लेकिन आप मेरा सवाल नहीं दे रहे हैं। चलिए सर, आपको जॉब छोड़ करने की आवश्यकता नहीं है, जॉब करते हुए क्वेश्चन करिए आप, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ी सी क्वेश्चंस का फ्लो ज़्यादा रहता है और हम चाहते हैं डिटेल में उत्तर मिले, तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल पाते। लेकिन हाँ, आपका प्रश्न को लेते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा हुआ है। 1200 शेयर इन्होंने लिए हुए हैं 81 रुपये पे, और कह रहे मैं लॉस में हूँ, अभी मुझे क्या करना चाहिए? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर अगर हम नज़र डालें सर, एक तो बात यह है कि पूरा बैंकिंग क्षेत्रों में जो है थोड़ा सा दबाव बढ़ा है, ख़ासतौर से पिछले कुछ दिनों के ऊपर, और अभी आपने 81 पे लिया था, 76 पे आया है। अगर आपको किसी की रिकमेंडेशंस पे आपने लिया है तो या तो मध्यम अवधि के लिए लिया होगा या लंबी अवधि के लिए लिया होगा, तो ये तो आपने मेंशन नहीं किया। 2-4 रुपये का लॉस अगर बाज़ार इतनी तेज़ी से गिर रहा है तो हो भी सकता है। क्या सलाह रहेगी सर आपकी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर के? 76 का भाव है, 81 पे लिया हुआ है, अभी थोड़ा सा परेशान है क्योंकि जो है इन्होंने 1200 शेयर ले रखे हैं। नो डाउट बैंक काफी अच्छा है, स्टॉक काफी अच्छा है, काफी अपसाइड पोटेंशियल है, आउट परफॉर्म करा है ओवरऑल 2022 में, 2023 में। अगर आप देखें चार्ट पे तो ये वही पैटर्न रिपीट कर रहा है जो इसने 2022 में बनाया था। मेरे ख्याल से 5 या 6 महीने की एक अच्छे फ्लैग पैटर्न के कंसोलिडेशन में गया था अच्छे रनअप के बाद। अभी भी स्टॉक में वही हो रहा है। आपका खरीदी भाव इस प्राइस जो रेंज है उसमें ऊपर की साइड है। नीचे मेरे ख्याल से ऊपर में 71 से 73 के लेवल तक, 72 73 के लेवल्स तक के एक बार गिरावट हो सकती है। तो अगर आपको ऑन अ सेफर साइड एक स्टॉप लॉस चाहिए तो मैं 71 का दूंगा। और आपका नजरिया मैं यूं सजेस्ट करूंगा थोड़ा सा लंबा करिए आने वाले 3 महीने का, क्योंकि 1 महीने में तो हमको अभी वोलेटिलिटी और मिलेगी जब तक कि चुनाव का रिजल्ट आता नहीं है। तो 71 का स्टॉप लॉस रखिए। जब ये स्टॉक ऊपर में 87 के लेवल्स को ब्रेक करता है तो वो एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, तब मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि इसको होल्ड करते रहना। 87 के ऊपर निकलेगा तो इसमें फिर ये स्टॉक 3 डिजिट्स डालने में ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। 3 डिजिट मतलब 100 का स्तर बहुत जल्दी छू लेगा और उसके ऊपर में मेरे ख्याल से अपसाइड इसमें बना रहेगा। तो होल्ड करिए, पर 71 का स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ी सी वोलेटिलिटी ज्यादा है जो आपको हर्ट कर सकती है, बट ऑन अ सेफर साइड आप होल्ड कर रख सकते हैं। होल्ड करके रख सकते हैं, राय आपके लिए निकल करके आ रही है। और लवप्रीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं।
लवप्रीत जी को नमस्कार। लवप्रीत जी नमस्कार। लवप्रीत जी सुन पा रहे हैं आप? चलिए लगता है नाराज़ हो गए, चले गए हैं, कोई बात नहीं। अगले दर्शक का सवाल ले लेते हैं। और ये सवाल हमें भेजा गया है वैभव सिंह जी की तरफ से। कह रहे हैं विपुल सर मेरा सवाल भी ले लीजिए, डेली पूछता हूँ एनएलसी इंडिया के बारे में। बिल्कुल सर, आपका सवाल ले लेते हैं। एनएलसी इंडिया के में 130 की बाइंग है, अभी क्या करें? 130 की बाइंग है। चलिए, ये तो आपकी अच्छी किस्मत है सर कि 130 पे आपने ख़रीदा हुआ है और अभी 211-12 पे चल रहा है। ये तब चल रहा है जबकि 5.5% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है और पिछले एक महीने में 8-8.5% का करेक्शन यहाँ पर हो चुका है। सर 130 की बाइंग है तब भी ये परेशान है, लेकिन ये है कि अब चूंकि शेयर गिर रहा है तो अपनी आंखों के सामने नुकसान होते हुए देखना भी थोड़ा दुखदाई होता है। क्या सलाह रहेगी सर इनके लिए? इन्होंने काफ़ी पहले लिया हुआ था और चूंकि इन्होंने 250 के ऊपर के लेवल भी देखे हुए हैं, इन्होंने इनफैक्ट 350 के ऊपर के लेवल भी देखे हुए हैं, तो अब थोड़ा सा घबरा रहे हैं। एनएलसी इंडिया, क्या सलाह रहेगी सर आपकी? निवेश काफी अच्छा है, ये बात जरूर माननी पड़ेगी। इनका जो पिक करने का टाइम था काफी अच्छा था। स्टॉक में तब 130 के लेवल्स पे अच्छा ब्रेकआउट हुआ था। स्टॉक में तब वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था। मेरे ख्याल से स्टॉक में आपने बिल्कुल सही टाइम पे निवेश करा है। तकलीफ यही है यहाँ पे वैभव जी कि स्टॉक ने 2075 से 2080 का जो लेवल है 2007 में भी टच करा था। उस समय स्टॉक में जो करेक्शन आया था वो वापस से स्टॉक को 47 रुपए तक ले गया था। ऑब्वियसली और काफी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि स्टॉक 275 का लेवल वापस ब्रेक करे और अब वो काफी अपसाइड पे है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कुछ एक प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आपके पास जैसे एग्जांपल 100 शेयर है तो आप उस पर 50 शेयर निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिस्क फ्री कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए। स्टॉक में लोअर साइड में अगर मैं आपको सपोर्ट बताऊं तो 190 जो करंट कंसोलिडेशन का लो है वो काफी अच्छा है। 190 के नीचे अगर स्टॉक टूटता है तो वापस से 180 और 124 तक जा सकता है। तो जब तक कि स्टॉक 190 के ऊपर बना हुआ है अच्छा है, पर सजेशन यही रहेगा कि थोड़ा सा उस पोजीशन को आप हल्का कर लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आधी पोजीशन आप होल्ड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ऊपर में वापस से 270 285 के लेवल टेस्ट कर सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं वैभव जी अपने जवाब से आप संतुष्ट होंगे। संदीप सिहाग जी का आप सवाल आया है, कह रहे हैं सर अचल के बारे में कुछ बताइए। अचल के बारे में तो हम बता देंगे सर, लेकिन आपको भी थोड़ा प्रश्न डिटेल में पूछना चाहिए। आप खरीदना चाह रहे हैं, खरीद चुके हैं, किस भाव पे लिए हुए हैं? जितना स्पेसिफिक आपके प्रश्न होंगे उतना स्पेसिफिक आपको जो है उत्तर जो है हमारे एक्सपर्ट आपको दे पाएंगे। खैर, आंचल के बारे में बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों की पोजीशन यहाँ पर भी सवाल अक्सर हमारे पास आते हैं। बीईएल के बारे में बात हुई, एचएल हुआ, रेलवे काउंटर्स हुए, पावर कंपनियां हुई, पीएसयू शेयर हुए। ये सब ऐसी कंपनियां हैं जो कि हर रोज़ बहुत सारे सवाल आते हैं सर, लोगों ने पैसे बनाए ही बहुत हैं। एचएल में सर क्या सलाह रहेगी? अब थोड़ा आधे % के आसपास का गिरावट जरूर है, लेकिन उसके बावजूद ये शेयर नहीं गिरा है। जब पीएसयू गिर रहे थे, डिफेंस स्टॉक गिर रहे थे, तब भी वैसी गिरावट नहीं देखने को मिली इसमें जैसे कि 12 बाकी शेयरों में देखने को मिली है। पिछले 6 महीने के अंदर इसने 88-79% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। एक साल में 250% का रिटर्न। अभी एचएल में क्या करना चाहिए? क्या करंट लेवल पे भी एंट्री की जा सकती है या अभी दूर रहें, बहुत भाग चुका है? आपकी सलाह क्या रहेगी? और जो लोग लोअर लेवल पे लिए हुए हैं, कहाँ उन्हें प्रॉफिट बुक करना चाहिए? विपुल जी, स्टॉक का नाम क्या बताया एचएएल आपने? सर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एचएएल सर देखिए, एचएएल स्पेसिफिकली ये कंपनी जो एरोनॉटिक्स में है ये एक सिंगल स्टॉक है जिसमें अगर हमको डाइवर्सिफाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है एरोनॉटिक स्पेस में या फिर ऐसे स्पेस में जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन एयर डिफेंस या एयर स्पेस बना रही है, तो एक काफी अच्छा स्टॉक है। लीनियर अप ट्रेंड है, सेक्युलर बुल ट्रेंड है। स्टॉक में कभी भी मेरे ख्याल से आप 5 से 7% से ज्यादा गिरावट नहीं देखेंगे। जब भी ऐसे गिरावट आती भी है इस स्टॉक में तो बाइंग इमर्ज हो जाती है। वॉल्यूम पार्टिसिपेशन अच्छा है। तो ये स्टॉक तो ऐसा है कि आपको नीचे में अगर 5% की गिरावट मिलती है तो ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो की एक अच्छा बाय हो जाता है। तकलीफ यही है कि रिस्क रिवॉर्ड इसमें फेवरेबल नहीं रहता क्योंकि काफी एक एक्सटेंडेड अप मूव पे है। स्टॉक 2 डिजिट 3 डिजिट से 4 डिजिट और अब मेरे ख्याल से ऊपर के लेवल में ये 4100 से 4500 का लेवल भी छू सकता है। तो ये स्टॉक आपको अगर नीचे के लेवल पर 3500 से 3600 पे मिले तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। कंडीशन यही है कि अपना नजरिया इसमें थोड़ा सा लंबा रखे, आने वाले 1 से 2 साल 3 साल में रखे।
जिस हिसाब से हम ग्रो हो रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है डिफेंस में भी, और जिस हिसाब से हम एक तरह से न्यू टेक्नोलॉजी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये एक थीमेटिक प्ले हो जाता है, ना कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो आप स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगर आपको नीचे में गिरावट मिलती है 3500 से 3550, तो इसमें फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। ठीक। राजेश जी हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हुए हैं। राजेश जी को नमस्कार। नमस्कार विपुल जी, नमस्कार सर। नमस्कार राजेश जी, कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? सर मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं पंचकुला हरियाणा से बोल रहा हूँ। अच्छा, हरियाणा से बोल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में कार्यक्रम देखे जा रहे हैं सर, कैसे लग रहे हैं मनीलाइन के कार्यक्रम? बहुत अच्छे लगते हैं सर, मैं हर रोज देखता हूँ आपका कार्यक्रम। अरे सर और बहुत बहुत आपके शुक्रिया। कार्यक्रम को देख के ही आगे अपनी स्ट्रेटजी बनाता हूँ। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कार्यक्रम देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि कभी आपको निराशा नहीं मिलेगी। और बताइए सर, क्या प्रश्न पूछना चाह रहे हैं आप? सर एंजल वन के मेरे पास 66 शेयर है, 2,897 रुपए के भाव पे। 66 शेयर ले रखे हैं आपने? जी अच्छा, क्या नज़रिया है सर आपका? सर भैया 5-6 महीने मैक्सिमम। 5-6 महीने? तो सर इतनी ऊपर क्यों लिया आपने, कोई खास वजह? बस सर उस वक्त चल रहा था ये, तो ये 38-39 से वापस आया था, तो सोचा भी अब ठीक है इतनी करेक्शन। चलिए पूछते हैं यहाँ पर क्या सलाह जो है हमारे एक्सपर्ट जो है वो आपको दे रहे हैं। सर काफ़ी अच्छी रैली रही इस शेयर के अंदर भी, और जो नंबर्स देखने को मिले वो भी काफ़ी शानदार देखने को मिले। लगातार जो है सब्सक्राइबर की संख्या, इनके जो है क्लाइंट्स की संख्या वो लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी। रिजल्ट्स अच्छे रहे, लेकिन एक सीमा होती है किसी भी शेयर के चलने की। अब उसके बाद से अब ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन गिरावट के मूड में है। पिछले 5 दिन में करीब 11% करेक्ट हो चुका है। एक महीने में करीब 13% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। पिछले 5-6 महीनों से काफ़ी सुस्ती आ चुकी है यहाँ पर। 8-8.25% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। तो काफ़ी चलने के बाद अब जो गिरावट देखने को मिल रही है, चूँकि अब इनके भाव से 400 रुपये नीचे आ चुका है, नज़रिया भी इनका 3-4 महीने का ही है। क्या सजेस्ट करेंगे राजेश जी को आप? देखिए, मैं फिर एक स्टॉप लॉस ही सजेस्ट करूंगा, क्योंकि आपका नजरिया 5-6 महीने का है राजेश जी, पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत ऊंचे स्तर पर बाय करा है। देखिए, स्टॉक अपने 2000 का जो इसने 2000 मेरे ख्याल से 2022 के लेवल पे एक ऑल टाइम हाई बनाया था, उसको अभी रिसेंटली ब्रेक करा। काफी अच्छा रनअप गया स्टॉक, 2000 से 4000 का भी हुआ, 2x काइंड ऑफ आपकी कैपिटल पर रिटर्न दिया है एक निवेशक को। पर हम जब एंटर करें स्टॉक में, वो प्राइस वाइज और टाइम वाइज करेक्शन में है, और मेरे ख्याल से ये करेक्शन जारी भी रहेगा। नीचे में मुझे लगता है कि ये स्टॉक वापस से 2100 से 2050, जो इसका 2022 का भी ऑल टाइम हाई था और करंट फ्लैग फॉर्मेशन का लोअर एंड है चैनल का, यहाँ तक आ सकता है। तो अगर आप अपना नजरिया थोड़ा सा बड़ा करें, या फिर आने वाले कुछ 6 महीने से बढ़ाकर इसको 1.5 से 2 साल का करें, तो इस स्टॉक में बने रहे। अदरवाइज मैं आपको एक स्टॉप लॉस दूंगा 2410 का। अगर 2410 के स्टॉक तोड़ता है, तो और गिरावट आ सकती है, और फिर आपका पेन और जो लॉस है वो और बढ़ सकता है। तो 2410 का स्टॉप लॉस रखिए। नीचे में मेरे ख्याल से एंजल वन 2100 के लेवल्स तक के करेक्ट हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में। ठीक। चलिए, इस बीच हमारे पास कल हमने एक बैंकिंग के ऊपर काफ़ी कवरेज की थी, जिस तरीके से आरबीआई की तरफ से जो एक्शन लिया गया था उसके चलते दबाव देखने को मिल रहा था। तो हमारे एक दर्शक ने कल मनी मास्टर जो हम 8 बजे अपलोड करते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा, उसमें टिप्पणी की थी। आपने सारे बैंकों पर चर्चा की, साउथ इंडियन बैंक पे नहीं की। और इसी तरह का एक सवाल अरुण कुमार जी का भी आया है, कह रहे हैं सर कभी तो हमारा भी सवाल ले लिया कीजिए। साउथ इंडियन बैंक के 20,000 शेयर ले रखे हैं, 31 रुपये पर ले रखे हैं, क्या करना चाहिए सर? इतनी बड़ी क्वांटिटी, चलिए ठीक है, अगर आपको प्रमोटर नहीं बनना है तो पोर्टफोलियो, मुझे नहीं पता आपको पोर्टफोलियो का साइज़ कितना है, वरना कोशिश कीजिए कि थोड़ा डाइवर्सिफाई रखें। आपने 31 पे लिया है, मुझे लगता है जब आपने 31 पे लिया होगा तो हो सकता है आपने राइट इशू पे भी अप्लाई किया हो, इसके मुझे नहीं पता कि आपने किया कि नहीं किया। अभी 27 रुपये के आसपास चल रहा है, 1% के आसपास की गिरावट है। बैंकिंग शेयरों में दबाव थोड़ा बढ़ा है सर पिछले कुछ दिनों में। क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ये जो गिरावट है पूरे ओवरऑल पीएसयू क्षेत्र में, या फिर आपको लगता है कि थोड़ा बच के रहना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी रहेगी? और ख़ासतौर से साउथ इंडियन बैंक 27 रुपये 45 पैसे का भाव। देखिए, साउथ इंडियन बैंक में ठीक है, पहली चीज तो इन्होंने 20,000 शेयर खरीदे हैं स्टॉक पे, पर आपका जो लेवल था वो इसके 2018 का उच्चतम स्तर था। तो मेरे ख्याल से स्टॉक में करेक्शन जो है वो वाजिब है, और थोड़ा बना भी रह सकता है। आपका जो बाइंग लेवल है थोड़ा सा हायर लेवल पे है, पर मेरे ख्याल से इस स्टॉक पे नीचे में 17 से 18 रुपए तक की और गिरावट आ सकती है, क्योंकि स्टॉक साइडवेज से
एक कंसोलिडेशन पैटर्न में हम बोल सकते हैं फंसा हुआ है। वॉल्यूम्स भी काफी हाई है स्टॉक में, तो सेलिंग प्रेशर जो इसमें देखा गया है 33 से 35 के लेवल्स पे, वो बना रहेगा आने वाले कुछ समय में। मैं इनको ये सजेस्ट करूंगा कि अपना नजरिया अगर थोड़ा लंबा करे तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके पास क्वांटिटी भी अच्छी है। स्टॉक में वापस से अगर 33 रुपए का लेवल ब्रेक होता है तो मोमेंटम फिर से बिल्टअप हो सकता है और हायर लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और अभी तो मेरे ख्याल से स्टॉक में करेक्शन जारी रहेगा। नीचे में स्टॉक में 21 से 22 रुपए तक के स्तर लोअर लेवल पर वापस से देख सकते हैं। ठीक, तो ये सलाह आपके लिए निकल करके आती हुई, और जो है इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं मुझे लगता है गवर्नमेंट जा रही है, इसी वजह से मार्केट क्रैश हो गया है। सर ये तो अब जनता जनार्दन का फैसला आने दीजिए, उस आप फोकस ये कीजिए आप कैसे अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रख सकते हैं, तो उस पर आपका फोकस अवश्य होना चाहिए। बाकी जो होगा नतीजा उसके बारे में विश्लेषण हमारे एक्सपर्ट जो है वो करते रहेंगे। एक सवाल और लेते हैं, उसके बाद अब बजिंग स्टॉक्स का रुख करते हैं, क्योंकि वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी खबरें हैं और उनमें से बहुत सारे शेयर आपके पास हो सकते हैं या आप रखना चाहते होंगे। डी सॉलिट्यूड का सवाल है, कह रहे हैं कि सर 2 शेयर पे इनका सवाल है। एक तो आईओसी जो कि इन्होंने 171 पे ले रखे हैं सर, और एक है इरकॉन। ये दोनों ही शेयर इधर हाल फिलहाल में काफ़ी ट्रेंडिंग रहे हैं। इरकॉन में रेलवे शेयरों में जब तेज़ी थी तो इरकॉन के बारे में बहुत सवाल आ रहे थे। 255 पे ले रखे हैं। आईओसी पर कई सारे सवाल हैं, इन्होंने 171 पे ले रखे हैं। और स्वप्ना रेड्डी जी ने भी कह रही हैं कि मैं क्या एंट्री कर सकती हूँ, फ्रेश एंट्री। आज हम देख रहे हैं कि पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर में दबाव भी है। क्या सलाह रहेगी सर? आईओसी भी अच्छा चला, लेकिन अभी क्या सिचुएशन में क्या एंट्री कर सकते हैं, ये जानना चाह रही हैं स्वप्ना जी। इन्होंने 171 पे ले रखे हैं। और सॉलिट्यूड साहब ने इरकॉन पर भी सवाल पूछा है। अगर आप संक्षेप में दोनों उत्तर दे सकें तो फिर हम बजिंग स्टॉक्स की तरफ बढ़ें। ठीक है, आईओसी देखिए अच्छा स्टॉक है, ट्रेंड में है, कंसोलिडेशन कर रहा है स्टॉक, फ्रेश ब्रेकआउट है एज कंपेयर जो दूसरे स्टॉक है जो चल चुके हैं, जो अभी तक के हमने काफी कुछ डिस्कस भी करे। आईओसी में हमको फ्रेश ब्रेकआउट अभी फिलहाल 2024 के पहले 1-2 महीने में ही देखने को मिला है। तो बने रहिए, स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 148 149, वहां पर भी मिलता है तो मैं बाइंग की सलाह दूंगा। 144 के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। वापस से स्टॉक में हमको तेजी देखने को मिलेगी और वहां पर मेरी बाय रिकमेंडेशन का टारगेट जो रहेगा ऊपर में 180 से लेके 190 तक के आ सकता है, क्योंकि एनर्जी स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी बात, आज प्रेशर में है, पर मेरे ख्याल से इन कमिंग फ्यू मंथ, आने वाले 3 से 4 महीने, ये अच्छा स्टॉक एक बन सकता है। दूसरा आपका एक इरकॉन का सवाल था। इरकॉन देखिए अपने सपोर्ट से काफी दूर है स्टॉक में, 230 के लेवल पर आ रहा है। नीचे में मेरे ख्याल से 190 एक लोअर लेवल का एक रेंज है। आप देखिए ये रेंज इस स्टॉक में जनवरी 2024 से बनी हुई है और वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। रिन्यूड बाइंग देखने को मिली है, पर वही सेलिंग प्रेशर हमको वापस से 2060 2065 पे देखने को मिला। तो इरकॉन वापस नीचे 2001 से लेकर 2010 के लेवल तक के जा सकता है। तो अगर आप होल्ड करें तो मैं आपको स्टॉप लॉस दूंगा 190 का, ये एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए। इसके नीचे करेक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, वरना अगर आपका नजरिया थोड़ा लंबा है तो 190 के स्टॉप लॉस के साथ रखिए। स्टॉक वापस से 2070 के लेवल्स आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सलाह निकल करके आती हुई आप सभी के लिए। तो सवाल बहुत सारे हैं सर लवलेश जी, आपके लिए सवालों की मतलब जो है ऐसी झड़ी लगी हुई है कि अगर आप 2-4 घंटे भी बैठेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे। लेकिन समय की हमारे साथ भी मजबूरी रहती है।